साथियों, आज हम BS4 के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। BS4 एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिससे हम संविधान की बात हमारे आम आदमी तक पहुंचा सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता करते हुए बहन शर्मिष्ठा गौतम जी, हेमराज सिंह पटेल जी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के, और सुमंत भाटी जी जो इधर वेस्ट यूपी के अध्यक्ष हैं, और हमारे दूसरे साथी। ये जो संविधान का इशू है ये एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है, क्योंकि इस संविधान से पहले जो संविधान या जो सिस्टम लागू था मनुस्मृति का, उसमें ना आपको बोलने का अधिकार था ना सुनने का अधिकार था, तो इसलिए बाकी अधिकार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक परिश्रम से यहाँ बनाया गया और उनके अथक परिश्रम की वजह से हमें अधिकार मिले, लेकिन हमारी जो जनता है जिसको अधिकार मुफ्त में मिल गए, उसको उन अधिकारों के बारे में कोई चिंता नहीं है। मैं जब इधर उधर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, कल हम परसों एक सीनियर एडवोकेट हैं मैडम इंदिरा जयसिंह, तो बहुत सीनियर हैं, तो उनके पास हम गए थे। उनके पास कोई शेड्यूल कास्ट के लोग गए होंगे, तो उन्होंने कहा साहब ये रिजर्वेशन ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा उन्होंने मतलब हमें बताया। नहीं, डॉक्टर चौहान मेरे पास वो आए थे, उन्होंने ऐसा बोला। अब ये जो हमारा दोहरा चरित्र है, हम उससे फ़ायदा भी लेना चाहते हैं और हम उसके साथ खड़ा भी नहीं होना चाहते। अगर रिजर्वेशन नहीं होगी तो आप में से एक आदमी को भी कोई जॉब नहीं मिलेगी, चपरासी की भी नहीं। हमारे बाप दादा परदादा कोई चपरासी भी नहीं था। आज हम चीफ सेक्रेटरी भी हैं और कितनी पोस्टों पे हैं कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन क्योंकि हम लोग मुफ्त में चाहते हैं, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। अगर ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको बामसेब को भारी सहयोग देना चाहिए, ताकि ये प्रोग्राम हर गली चौराहे पे वो कर सकें, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करने के लिए उसमें खर्चा होता है, और खर्चा अगर कोई धन्ना सेठ दे रहा है तो फिर हम उसकी बात करेंगे। जैसे मोदी जी को अडानी ने पैसा दिया तो उसने सारा देश ही दे दिया उसको, तो इसलिए अगर आप पैसा देंगे तो आपकी बात होगी, आपका जो भी विचार है वो समाज में जाएगा। हमारा जो संविधान है उसका जो मूलभूत महत्व है वो ये है कि एक आदमी है, उस एक आदमी को एक वोट का अधिकार है, और उस एक वोट के अधिकार का बराबर महत्व है, मतलब सब लोगों के वोट का बराबर महत्व है। ऐसा जब हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस में आए तो मुझे लगता है 2 साल के करीब हुए थे, तो एक दिन हम टेबल पे बैठ गए। हमारे यहाँ टेबल होती है ऐसे, जैसे ये टेबल है, तो 20 वकील बैठ के उसमें चर्चा करते हैं। तो हम नए नए थे, हमने देखा कि 10-12 लोग बैठे, हम भी बैठ गए उधर। तो उन लोगों की चर्चा यही थी, ये वोट का अधिकार सबको नहीं मिलना चाहिए। मुझे लगता है ये 91 या 92 की बात होगी उस टाइम। तो एक आदमी ने कहा कि नहीं, ये सब ऐसे लोगों को दे दिया है वोट का अधिकार, इनको कुछ समझ में नहीं आता, ये ऐसे ही वोट दे देते हैं। तो चलता रहा, हमें भी ज़्यादा जानकारी उस समय नहीं थी, लेकिन फिर हमने कहा कि भाई वोट के अधिकार का क्या फैसला होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। नहीं, कम से कम जो 1 लाख रुपया टैक्स दे रहा है उसका वोट का अधिकार मिलना चाहिए। अगर आप 1 लाख टैक्स वाले ढूंढेंगे तो मुझे लगता है ये जो टीचर हैं 2-3 ये तो देते होंगे शायद उतना टैक्स, और कोई नहीं देता होगा। तो इतने लोगों का वोट का अधिकार होगा। अभी यहाँ मान लो 400 या 500 लोग हैं, तो इनमें से 5 आदमी वोटर होंगे। तो वो जो उनकी मानसिकता है, वो आपके अधिकार जो वोट का अधिकार मिला उससे उनका जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर रेगुलेशन लगता है। वो क्या काम करेंगे,
क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर रेगुलेटरी सिस्टम काम करता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत में जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, पर जाति व्यवस्था ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। जाति व्यवस्था, क्योंकि जिस आदमी को सबसे ज़्यादा नुकसान है वो ये सोच रहा है मुझे फ़ायदा है उसका। अगर जाति व्यवस्था ख़त्म करोगे तो आज ये उपजाति के संस्थान चल रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं चल रही हैं। कोई जाटव महासभा है, कोई चमार महासभा है, कोई पटेल महासभा है, कोई जो है धोबी महासभा है। ये सारी महासभा एक्चुअली संविधान का जो प्रारूप है, संविधान के जो प्रिंसिपल्स है उसके खिलाफ काम कर रही हैं। एक बार हरियाणा में एक कोई बड़ी मीटिंग थी, कहते हैं 1 लाख लोग आए थे, मुझे नहीं पता आए कि नहीं आए, पर बाद में उन्होंने मुझे बताया कि हम आपको चीफ गेस्ट बुला रहे थे और वहाँ 1 लाख लोग आए। तो उन्होंने कहा था कि चमार महासभा है। मैंने कहा भाई तुम अनुसूचित जाति की भी करोगे तो मैं आ सकता हूँ, मैं चमार के नाम पे नहीं आने वाला हूँ। तो ये जो मानसिकता है, ये जाति की मानसिकता है, ये ख़त्म होने वाली मुझे लगता नहीं है। और बिना इसको ख़त्म करे हम संविधान को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस जाति की व्यवस्था की वजह से आज जो हम 88% लोग हैं, बामसेफ ने पहले जो पुराना जो संदर्भ दिया है उसमें 85% माना है, लेकिन जो मंडल कमीशन का जजमेंट है उसमें जस्टिस पांडियन होते थे। उस जस्टिस पांडियन ने 32 नंबर पैरा में जो फिगर दिए हैं उस फिगर के हिसाब से 88% जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन जो है मूल निवासियों की है। इसके अलावा 2% और मूल निवासी हैं उसमें, वो है जो ये कायस्थ होते हैं। कायस्थ जो है वो हमारे में मतलब वो मिश्रण है, वो कोई अपर कास्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि सिस्टम पे उनका वर्चस्व हो गया इसलिए उन्होंने उस तरह का सिस्टम डेवलप किया। तो अगर उसको भी हम जोड़ लें तो 90% हो गए हम। अभी 90% को एक तरह की व्यवस्था कायम करने के लिए क्या तरीका हमारे पास? जब तक हम जाति का विनाश नहीं करेंगे तो वो लोग इकट्ठे नहीं आ सकते, क्योंकि फिर 4% चमार हैं, 4% जाटव हैं, 4% वाल्मीकि हैं। तो ऐसे ऐसे वो जो उनका बंटवारा है, जब आप कुछ करने लगोगे और आपके फायदे में होगा तो वो तुरंत संगठित हो जाएंगे और वो तुरंत संगठित होकर कहेंगे हमारे खिलाफ ही काम कर रहे हैं। तो जो बेसिक एजुकेशन है उस बेसिक एजुकेशन के लिए हमें काम करना चाहिए। जाति व्यवस्था ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आप जब पैदा होते हो और जब तक मर जाते हो तब तक उस व्यवस्था में रहते हो। उस व्यवस्था को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में कुछ मूल्य दिए। जो मेन मूल्य है उसके लिए वो इक्वलिटी है, बराबरी का जो दर्जा है वो है। अब इक्वलिटी को अगर सीधा इक्वलिटी है और मान लो 1000 पोस्ट है, इक्वलिटी से भरना है तो आपके 5 आदमी भी नहीं आएंगे, सब वो जो अपर कास्ट है वो 995 आदमी आ जाएंगे उसमें। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो हमारे लोग हैं उनका राइट प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की। ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है हमारे देश की वजह से अमेरिका में भी गई, दूसरे देशों में भी गई। बाबा साहब की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे वो प्रिंसिपल बना। केवल हमें उसका फ़ायदा नहीं मिला हमारे देश में, सारी दुनिया में उसका फ़ायदा मिला। जो सारी दुनिया के गरीब लोग थे उनको उससे अधिकार मिला। हम बहुत चर्चा करते थे, हम जब उसमें कॉलेज में पढ़ते थे तो 12वीं क्लास में मुझे लगता हम पढ़ते थे। हम एक हरियाणा में जगह भिवानी वहाँ पढ़ते थे। तो हमारा जो मैस है वो बंद हो गया, ठेकेदार को किसी ने पीट दिया, तो 2-3 किलोमीटर दूर हमें खाना खाने जाना पड़ता था। तो वहाँ जब हम गए तो वहाँ फ़ोटो बेचने वाले लोग होते हैं, जैसे जहाँ होता है, तो वहाँ एक आदमी फ़ोटो बेच रहा था। अभी हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे बच्चों को पता नहीं है, मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ उसके लिए। तो हमने पूछा भाई ये किस किस के फ़ोटो है, कितने पैसे में दोगे? तो सबसे सस्ता जो फ़ोटो था
10 रुपये में उस जमाने वो बाबा साहब का था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 28 रुपये का था। मतलब इस तरह से उन्होंने ज़्यादा पैसे थे, पर ये 10 रुपये का बिकता था। तो हम 5-6 लड़के थे, सब ने एक ले लिया बिना समझे हुए, ये किसका फ़ोटो है, केवल फ़ोटो लेने के लिए फ़ोटो लिया। हम, एक लड़का अनिल था हमारा साथी, उसके कमरे में बैठे। थोड़ी देर में एक जो ब्राह्मणिकल सिस्टम का आदमी था, दूसरा लड़का, वो भी हमारे जैसा ही था। ऐसा नहीं है कि वो कोई हमारे से बड़ी क्लास में था, उसको बड़ी नॉलेज थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो उसने कहा भाई कहाँ गए थे, भाई खाना खाने गए थे। ऐसे बात होते होते उसने वो फ़ोटो देख लिए। हमें नहीं पता था, खरीद भी लाए। उसने थोड़ा बताया भी हमारे को, ये कोई गरीबों का आदमी है, इसलिए ये फ़ोटो ज़्यादा बिकता है, इसलिए सस्ता दे रहा हूँ। जो फ़ोटो कम जैसे मैं 28 में बेच रहा हूँ तो उसमें मुझे बचत नहीं हो रही है, इसमें फिर भी मुझे 10 में भी बचत हो रही है, ऐसा उसने मुझे बताया। तो वो जो है उसने फिर गालियाँ वालियाँ देनी शुरू की। तो उस दिन तो हम लोगों ने उसको पीटा, अगले दिन उनके ग्रुप ने हमें पीटा, 5-6 बार हमारी आपस में पिटाई हुई। तो एक चौधरी जगन्नाथ थे, वो मंत्री थे, और उनको पता लगा कि भाई ऐसे इस तरह का कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वो उन्होंने कहा भाई तुम क्या झगड़ा हुआ। तो मैं कहा जी ऐसे हुआ, हमें तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि तुम कितनी बार पिट गए हो। कि हम तो जो है 6 बार पिटे, वो हम 7 बार पिटे, वो 6 बार पिटे। कि अगली बार तुम पीट दो उनको, इस बार समझौता करवा दूंगा मैं तुम्हारा। तो जो हमारे पहले लीडरशिप भी होती थी, उसका माइंडसेट डिफरेंट होता था। आज हम केवल दलाल टाइप के लोग देख रहे हैं। जो दलाल टाइप के लोग आज हम देख रहे हैं, उसकी वजह से खड़ा हुआ संगठन खत्म हो गया। जो बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा। मुझे 1998 में बीजेपी ने राज्यसभा की ऑफर की थी। इसलिए नहीं की थी कि मैं वकील हूँ, क्योंकि मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी की एक्सटेंशन को क्वेश्चन करवाया था। लेकिन हमें जरूर था कि भाई हम पता नहीं क्या बदलाव लाएंगे, और उन्होंने सब कुछ ही बेच दिया। ये जो पूरी व्यवस्था है, जब यूपी का रिजर्वेशन का केस चल रहा था, तो उस केस में किसी भी हमारे लोगों को वकील नहीं होने दिया उन्होंने। और एक आरपी जाटव नाम के चीफ इंजीनियर थे, वो जल निगम में, वो आते थे जनरली हमारे पास, चाय पी के जाते थे। वो कहते थे नहीं जी मिश्रा जी यहीं से कराएंगे। हमने उनको कहा भाई इसमें डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को कैबिनेट के सामने रखो, तुम्हारी सरकार है, 1 हफ्ते में डाटा कलेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते में तुम दोबारा रूल बना दो। हाई कोर्ट ने डाटा की तो बात की है, लेकिन वो कहते थे नहीं मिश्रा जी यहीं से कराएंगे। ऐसा उन्होंने कराया। केवल यूपी में रिजर्वेशन खत्म नहीं हुई, पूरे देश में रिजर्वेशन खत्म हो गई। क्या बीएसपी को इस बात के लिए आप लोगों ने खड़ा किया था कि वो सारे देश में आपके अधिकार खत्म कर दे? आज भी मैं ऐसी चर्चा सुनता हूँ कि उसके बारे में लोग चर्चा करने वाले मिलते हैं। ये नहीं समझते कि उससे क्या हुआ। उसने सारे प्रिंसिपल बदल दिए। जिन प्रिंसिपल की वजह से आपको प्राथमिकता मिलती है, आपको थोड़ा बहुत अधिकार मिलता है, वो सारे प्रिंसिपल उसने ख़त्म कर दिए। तो आप कितनी देर तक किसी को सिर पे ठाक, अगर मैं गलत काम करता हूँ तो गलत काम करने वाले को एक बार भी माफ़ी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी जो है वो उसको चेंज लाने के लिए बार बार का मौका नहीं दिया जा सकता। अब मैं अपने टॉपिक पे दोबारा आता हूँ, क्योंकि वो जो इक्वलिटी का जो सब्जेक्ट है वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इक्वलिटी में रिप्रेजेंटेटिव इक्वलिटी नहीं होगी, जो हमारी बराबर की भागीदारी का कंसेप्ट नहीं होगा, तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने केवल आर्टिकल 14 को नहीं बनाया, आर्टिकल 15 बनाया, आर्टिकल 16 बनाया। 15 में जो कल्चरल आपको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, कहीं नल से आप पानी भर रहे हैं, कहीं आप मंदिर जाना चाहते हैं, वैसे मंदिर मैं समझता हूँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे हमारे अंधभक्त टाइप के भी बेवकूफ़ टाइप लोग हैं, अगर वो जाना चाहते तो उनको भी फ्रीडम है उसका। लेकिन इस सब फ्रीडम को पाने के लिए उन्होंने संविधान में आर्टिकल 17 और 18 की व्यवस्था की। जब आर्टिकल 17 में जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 89 में बना, उससे पहले 1955 में सिविल राइट ऑफेंसेस एक्ट बना, उसके बाद 1976 में उसको चेंज करके उसका नाम बदला गया,
और 89 में ये वर्तमान वाला जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बना। अब ये SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट, इसमें केवल एक ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं है। अदरवाइज जो उसमें पुनिशमेंट प्रोवाइड है वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो पुनिशमेंट से नहीं डरते, वो बेल उनको नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और ये 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, तो कश्मीर सिंह, एक उसके मायावती के OSD वगैरह कुछ थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ये क्यों हाउल्ला हो रहा है। मैंने कहा क्यों, ये तो इन्होंने एक्ट ही ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा इन्होंने यही तो किया, हमने तो अपनी सरकार में जियो निकाल रखा था। मैंने कहा जियो निकाल रखा था मतलब कि ये जो कोर्ट ने किया, ये हमने अपनी सरकार में जियो निकाल के हम ऐसे ही इंक्वायरी कर रहे थे, और वो इंक्वायरी जो कर रहे थे, मैंने कहा भाई ऐसा मुझे दिखाओ, ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। उन्होंने अगले दिन वो जियो कहीं से कलेक्ट करके मुझे भेज दिया। 2 अप्रैल को इतना बड़ा आंदोलन हुआ एट्रोसिटी एक्ट को कामयाब करने के लिए, लेकिन जो यहाँ रिजर्वेशन प्रमोशन बंद हुई, दूसरी जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट है और किसी में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप आंदोलन नहीं कर रहे, क्योंकि आंदोलन केवल एट्रोसिटी एक्ट किसी ने प्लान कर दिया और आपने उस आंदोलन को एग्जीक्यूट कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आपको अपने विवेक से अपने कार्यक्रम तय करने पड़ेंगे, और वो कार्यक्रम जो है जब प्रभावी होंगे तभी आपको कोई फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि ये जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में केस दर्ज किए, अभी भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पे वो केस दर्ज करते हैं। अगर केस से हम घबराएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें ये भी देखना चाहिए, अगर हम केस से ही घबराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारी स्थिति तो क्या होने वाली है, जो पहले हमारी स्थिति थी उससे बेहतर होने वाली नहीं है, उससे भी खराब होने वाली है। आज हम बहुत बड़े पैमाने पे ये देखते हैं कि पूरे देश में सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और पूरे देश में बंद होने का कारण वो जो दे रहे हैं कि उसमें बच्चे नहीं आ रहे। सरकारी स्कूल में जो टीचर होता है वो पढ़ा लिखा होता है, जो प्राइवेट स्कूल जो आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी एजुकेशन है, उसमें 10वीं पास आदमी मुश्किल से उसको बच्चे को आपको पढ़ा रहा होता है, वो कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं होता। लेकिन सरकारी स्कूल में पूरा क्वालिफाइड आदमी ही लगाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल की तरफ डाइवर्ट करते हैं, सरकारी स्कूल की तरफ नहीं कर रहे। गवर्नमेंट जो है षड्यंत्र के तहत उन स्कूलों को बंद करना चाहती है। हरियाणा में हमारा एक साथी है सुरेश द्राविड़, वो स्कूल बंद हो रहे थे आंदोलन में, उसने बड़ा जोशीला भाषण दिया, इसकी वजह से उसके ऊपर राजद्रोह का केस लग गया, सेक्शन 124। अब स्कूल बंद होंगे तब भी अगर आप एजुटेशन नहीं करोगे, तब भी टीचर, वो टीचर भी है, टीचर एजुटेशन नहीं करेगा तो कब करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट से हमने उसको स्टे करवाया। लेकिन आप ये देखिए जो पूरी व्यवस्था है वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग डर जाएं। अगर हम सब लोग आंदोलन करेंगे तो हमें कुचल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतनी जेल भी नहीं है कि 88% लोगों को वो जेल में भर्ती कर सकें। इसलिए हम लोगों को थोड़ा मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा दूसरे लोगों को एजुकेट करना चाहिए, और समाज में उसका एक विशेष महत्व डेवलप करना चाहिए। क्योंकि अगर बहुत बड़े पैमाने पे हम करेंगे, और बहुत बड़े पैमाने पे अगर बिना प्लानिंग के करेंगे, अगर ये क्लस्टर अधिवेशन हम कर रहे हैं, इसको हम बिना प्लानिंग के करेंगे तो यहाँ 20-25 आदमी होंगे। तो अगर प्लानिंग करके करेंगे तो हम इफेक्टिवली कर सकते हैं, हर चीज़ का मैसेज होता है। ये जो उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीज़ें बनाई, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बहुत बार बार मांग उठती रहती है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ये अलग इशू है, ये नहीं कि उसमें नहीं मिलनी चाहिए, उसमें मिलनी चाहिए। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर जिसके ऊपर सब रूल रेगुलेशन लागू है, वो सब रूल रेगुलेशन लागू होने के बावजूद वो आपकी पोस्ट नहीं भर रहे हैं। अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म है, उत्तराखंड में ख़त्म है, आपका कितने सारे मध्य प्रदेश में ख़त्म है, कितने सारे स्टेट है जिसमें रिजर्वेशन प्रमोशन ख़त्म नहीं है, ख़त्म है। और इसका श्रेय पूरा उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी को जाता है। मतलब ये भी हमें याद रखते रहना चाहिए साथ साथ
कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों को याद नहीं रखेंगे तब तक भी कुछ मतलब निकलने वाला नहीं है। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था जो हम खड़ी कर रहे हैं, ये जब तक आप उसमें संगठित नहीं होंगे तो आपको अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। अगर आपको रिजर्वेशन प्रमोशन के जरिए प्रमोशन नहीं मिलेगा तो आप नीचे के लेवल में ही रहेंगे, ऊपर जाएंगे नहीं। जैसे आप असिस्टेंट इंजीनियर मान लो लगते हैं 500 आदमी, तो आपकी यहाँ 21% रिजर्वेशन है, 21%, तो 500 में से आपके हुए कितने लोग हो गए? 200, 21% लोगों का होना चाहिए। अब वो जो 21% लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, फिर आप नीचे आएंगे। जो नीचे वाला आदमी ऊपर तभी जा पाएगा ऊपर वाली पोस्ट में जब रिजर्वेशन प्रमोशन लागू होगी, क्योंकि ऊपर तो आपकी पोस्ट खाली है, लेकिन ऊपर प्रतिनिधित्व का अधिकार उन्होंने ख़त्म कर दिया, इसलिए हायर पोजीशन में आप नहीं जा सकते। जब हायर पोजीशन में आप नहीं जा सकते तो टॉप पोजीशन में जाने का अपने आप सवाल ख़त्म हो जाता है। ये जो पूरी व्यवस्था है, ये वो उनके जो लोग हैं, उनके जो रिटायर्ड लोग हैं, उनके जो भी बुद्धिजीवी हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पे उस पर काम करते हैं। जब ये एक सीनियरिटी का रूल आया, कैचअप करके, कैचअप रूल और रीगेन ऑफ सीनियरिटी ऐसा कुछ है, आप लोग एम्प्लॉय लोग, क्योंकि अब यहाँ ख़त्म ही हो गया, हो सकता है अब आपको समझ में ना आए। उसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल सीनियरिटी है आपकी, आप प्रमोशन होके भी उसी पे रहेंगे। आपका सीनियर नीचे जो एलडीसी आपके साथ लगा, अगर वो बाद में प्रमोट होगा तो आपसे सीनियर हो जाएगा, तो इसके बाद वो हायर पोजीशन में ऊपर ही चलता जाएगा। ये है वो कैचअप रूल। अब ये कैचअप रूल जो है, इसके माध्यम से उन्होंने रिजर्वेशन प्रमोशन को तकरीबन ख़त्म कर दिया। अब 4 अमेंडमेंट हुए संविधान में। 4 अमेंडमेंट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये अमेंडमेंट वैलिड है, तो उसके बाद स्टेट्स कह रहे हैं कि हम इसको लागू नहीं कर रहे। तो ये कैसी विडंबना है, कैसा देश है जो संविधान को नहीं मान रहा है। अगर संविधान में कोई प्रोविज़न है तो वो प्रोविज़न जो है पूरा सोच समझ के, पूरा उसके ऊपर विचार विमर्श करके उसको एक स्पेशल मेजॉरिटी के तहत, हमारे संविधान में 3 तरह के अमेंडमेंट के प्रावधान हैं। एक सिंपल मेजॉरिटी होता है, जैसे कोई कानून बनता है ऐसे मतलब वो होते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से बन जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी वाले नॉर्मल इश्यूज जो होते हैं उनके ऊपर वो होता है। एक में स्पेशल प्रोसीजर है, उसमें आपको 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग वो उसको वोट करती है, और वो 2/3 जो है 50% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर 500 का हाउस है तो 251 आदमी प्रेजेंट नहीं है तो उस 2/3 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए उन्होंने इतनी प्रोटेक्शन रखी। उसके बाद एक तीसरा है जिसमें स्टेटों के भी राइट अफेक्ट होते हैं, स्टेट के जो राइट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए और स्पेशल स्ट्रिंजेंट प्रोविज़न है जिसमें ये 50% से ज़्यादा मेंबर होने चाहिए, और उसका 2/3 जो है उसको वो आपका से पास करेंगे उस अमेंडमेंट को। उसके साथ रेटिफिकेशन होती है। जो 50% हाउस है, मतलब जो जैसे 29 प्रदेश हैं हमारे देश में आज की डेट में, तो अगर 15 स्टेट उस कानून को रेटिफाई कर देते हैं, उस अमेंडमेंट को रेटिफाई कर देते हैं, तो तब वो संविधान का पार्ट हो जाता है। उसके बाद जुडिशरी उसको टेस्ट करती है। जुडिशरी कहती है ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं है। अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का एक केस आया, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने रिजर्वेशन का प्रावधान किया। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो इकोनॉमिक लेवल उन्होंने तय किया है वो केवल अपर कास्ट के लिए है। सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो क्लास जो क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 16 या क्लास 4 ऑफ आर्टिकल 15 उसमें जो गवर्न नहीं होते, उनको जिसमें रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो अगर मंडल का डाटा ले लें हम 52% है, और आज शेड्यूल ट्राइब 28% है, तो ये सीधा 80% हो गया। और वैसे उनका 80% के बाद भी उनकी पॉपुलेशन मैं समझता हूँ 5-6% से ज़्यादा नहीं है। हालांकि
वहाँ सब लोग उनके हमें दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन उस समय 10.58% थी। 10.58% में हमारे लोग अनपढ़ थे, हमारे लोगों के बच्चे ज़्यादा हैं। उनके यहाँ उस टाइम भी एक एक दो दो बच्चा होता था, हमारे यहाँ 8-7 बच्चे होना आम बात है। तो हमारी पॉपुलेशन बढ़ी होगी और उनकी पॉपुलेशन हमारे कंपैरिजन में नहीं बढ़ सकती, इसलिए वो 5-6% से ज़्यादा नहीं होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए वो कास्ट डाटा नहीं करवा रहे, क्योंकि 2011 में उन्होंने कास्ट सेंसस करवाया, लेकिन वो कास्ट सेंसस उन्होंने रिलीज नहीं किया। अरुण जेटली जो है वो कानून मंत्री थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि वो डाटा डिफेक्टिव है। तो जो सेंसस कमिश्नर है उसने प्रेस इंटरव्यू दिया, उसने कहा वो 98.6% डाटा सही है। मतलब 100 में से 98% डाटा सही है, तो इससे ज़्यादा सही क्या होगा? थोड़ी बहुत गलती तो तुम जिसको 100% सही बता रहे हो उसमें भी होगी। तो आप ये देखिए, उस डाटा को उन्होंने रिलीज नहीं किया। उस डाटा के माध्यम से उन्होंने जो मैं कह रहा हूँ ये एनालाइज किया होगा कि हमारी पॉपुलेशन तो बहुत कम है, फिर ये हिंदू मुसलमान भी एक बार वो डाटा आ जाएगा तो हिंदू मुसलमान भी नहीं चलेगा उनका, इसलिए उन्होंने पूरा सिस्टम उसके हिसाब से मॉड्यूल किया। अब आप ये देखिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 8 लाख रुपये अगर कोई कमा रहा है एक साल में, तो 8 लाख तक कमाने वाले को उसका लाभ मिलता है। जो शेड्यूल कास्ट है उसको जो रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, जो स्कॉलरशिप वगैरह में, वो 2 लाख से भी कम है। 2 लाख रुपए अगर आपकी फैमिली इनकम है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। तो वैसे शेड्यूल कास्ट के ऊपर इकोनॉमिक क्राइटेरिया लागू नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली उसको लागू कर दिया है। इसी तरह अगर बैकवर्ड क्लास का देखें तो कहीं 6 लाख है, कहीं 8 लाख है। बैकवर्ड क्लास जो है वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा 2017 में, तो उसने मुख्यमंत्री का आवास खाली किया। जब योगी आदित्यनाथ उस आवास में गया तो उसने उसको धुलवाया। नॉर्मली ये एग्जाम्पल शेड्यूल कास्ट में मिलते हैं, ये बैकवर्ड क्लास में ऐसा एग्जाम्पल हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन अखिलेश यादव का वो मकान उन्होंने धुलवाया। तो अखिलेश यादव ने प्रेस इंटरव्यू दिया, उसने कहा आप 2022 में जब आएंगे तो हम पूरी कोठी को गंगा जल से धुलवाएंगे। भाई अब ये मानसिकता है, इसको आप एनालाइज करिए ना, क्योंकि उनकी मानसिकता आपको छोटा दिखाने की है। अखिलेश यादव की बीवी तो उन्हीं की, वो योगी आदित्यनाथ की कुछ कजन वजन कुछ रिश्तेदार बताते हैं, उसी का गोत्र है उनका। तो आप ये देखिए, उसके बावजूद उसको छोटा दिखाने के लिए उन्होंने उसको किया। तो जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो है, उनमें जो मत भिन्नता पैदा करते हैं, उनमें जो डिफरेंस पैदा करते हैं, उनको ये बातें भी एनालाइज करनी चाहिए कि बहुत बड़े पैमाने पे जो आपके खिलाफ अनटचेबिलिटी है वो बैकवर्ड क्लास के भी वैसी है। लेकिन बैकवर्ड क्लास कंपैरेटिवली दबंग होने के नाते कुछ एरियाज में वो, जहाँ वो दबंग होते हैं वहाँ इस तरह वो नहीं कर पाते उनके खिलाफ, लेकिन जहाँ वो दबंग नहीं है या उनमें भी वीकर सेक्शन, उनमें कंपैरेटिवली जो वीकर टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ हर रोज ये होती है। अब ये इकोनॉमिक आधार पे आरक्षण जो है, इसके ऊपर हर गली चौराहे में चर्चा होनी चाहिए थी। मैंने कई बार चर्चा भी की, लेकिन बाम साहब ने भी उसको उतने बड़े पैमाने पे नहीं चलाया, क्योंकि लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर बहुत लोग ये समझते हैं कि इकोनॉमिक में सबको ही मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आते, पढ़े लिखे समझदार IAS अफसर या क्लास 1 में जो नौकरी कर रहे हैं, वो लोग समझते हैं कि नहीं साहब इस इनकम में तो हमें भी मिल जाएगा। अरे भैया, कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने डिबार कर दिया, तुम्हें कैसे मिल जाएगा? अभी दूसरा उन्होंने एक जो सीधी भर्ती शुरू कर दी सीनियर पोजीशन में, डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी, 400 आदमी कहते उन्होंने भर्ती किए, और 10 ज्वाइंट सेक्रेटरी में से 9 भर्ती किए थे। 10वें का तो पता नहीं वो कौन भर्ती हुआ या उसका कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं आया पब्लिक प्लेटफार्म पे। तो उसके बावजूद वो पूरी जो व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो भी संविधानिक दृष्टि से, ऐसा नहीं है पहले जो काम कर रहे हैं लोग, उनके लोग भी हैं उसमें, लेकिन वो उनको भी रिलाई नहीं कर रही, क्योंकि उनका जो प्रिंसिपल है
वो एक्सट्रीम प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल को कोई भी समझदार आदमी, उनका आदमी भी जो समझदार है, उस प्रिंसिपल को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो जनहित अभियान करके एक जजमेंट आया, हम लोगों ने आर्ग्यू भी किया, मैंने उसमें बताया था कि भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो समाज में है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से समाज में लोग प्रताड़ित होते हैं। और जस्टिस पीबी सावंत नाम के जज थे, जो मंडल कमीशन का जजमेंट आया, उन्होंने ये इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बहुत अच्छे से एग्जामिन किया और उन्होंने 3 तरह की क्लासिफिकेशन बताई। ये एक तो इनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता इकोनॉमिक आधार पे, क्योंकि ये बहुत ट्रांजिटरी है। इस साल मान लो मेरे 5 लाख रुपए इनकम हुई, अगले साल मेरी लॉटरी लग गई, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गए, तो मेरी तो कैटेगरी बदल गई। रिजर्वेशन का देने का जो सवाल होता है वो कोई परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, बहुत लंबे टाइम तक आदमी डिसेबल रहता है तो उसको रिजर्वेशन मिलती है। ये नहीं कि एक साल मान लो मेरे को कोरोना हो गया, मैं घर से बाहर नहीं निकला, मेरी कोई इनकम ही नहीं हुई, तो मैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन हो गया। ये क्या मतलब हुआ? ये जो पूरा सिस्टम है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समाज में जो अपना विचार है उसको समझाना चाहिए। हमारे जो लोग समाज में काम करने वाले लोग हैं, उनको ये चीज़ें बहुत अच्छे से माइन्यूटली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। जो संविधान प्रबोधक का जो सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उन संविधान प्रबोधक की अगर प्रॉपर हम ट्रेनिंग करेंगे तो वो आम जनता में अगर इफेक्टिवली काम करेंगे तो आम जनता इन बातों को समझेगी। अभी आप देखिए, इन्होंने एक राइट टू एजुकेशन के लिए उन्होंने अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21A ऐड किया था 2003 में, बीजेपी थी तब भी। और उस अमेंडमेंट को करते हुए इन्होंने कह दिया ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है, बट ड्यूटी माँ बाप की है। राइट बच्चे का है, लेकिन एजुकेशन देना ड्यूटी माँ बाप की है। अगर माँ बाप की, तो माँ बाप तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म वैसे ही करेगा, तुम्हारा राइट करने से थोड़ा वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा। लेकिन सरकार को बचाने के लिए, ताकि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन ना हो या कोई इशू ना उठे, इसलिए उन्होंने उसको इस तरह से ड्राफ्ट किया कि वो फंडामेंटल राइट भी बन गया और आपके राइट भी कुछ काम भी नहीं आया। आप अगर राइट कोई होता है तो उसका एंजॉयमेंट करने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं, कोई राइट एनफोर्स करने के लिए। लेकिन जो इस तरह की प्रवृत्ति, अगर आप बच्चा नहीं जा रहा तो वो कहेंगे जी ये तो माँ बाप की ड्यूटी है, माँ बाप नहीं भेज रहा है। और मान लो वहाँ फीस का सवाल है, तो अभी जैसे हरियाणा का जो आंदोलन है उसमें है कि 1100 रुपये तक सरकार आपको पैसा देगी अगर प्राइवेट स्कूल में जाओगे, लेकिन बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में भेजोगे तो 500 रुपये आपने देने हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, बच्चे सब निकाल लेंगे, सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। बाद में कहाँ से पढ़ाओगे? 2 साल बाद वो प्राइवेट बंद कर दिया, तुम बच्चे कहाँ से पढ़ाओगे? तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र का काम है। इसलिए वो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आज हम ये, अगर हम पढ़े लिखे नहीं होते, जब हम थोड़े पढ़े लिखे थे तो हम भगवान को भी मानते थे, बहुत सारे पूजा पाठ भी करते थे। जब थोड़े ज़्यादा पढ़ गए तो हमें पता लगा ये भगवान किसी काम का नहीं है, ये तो बाबा साहब ही कर गए, नहीं हमें कुछ मिलने वाला नहीं था। तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता बिना पढ़ाई के आप नहीं बदल सकते। उसकी मानसिकता बदलने के लिए आपको अच्छी एजुकेशन की ज़रूरत है। अच्छी एजुकेशन भी आप ताकि समझ सके, केवल किताबी एजुकेशन नहीं, एग्ज़ाम पास करने के लिए आप जब चीज़ों को अपने हिसाब से समझने लगेंगे, वो एजुकेशन अच्छी एजुकेशन है। क्योंकि केवल पास होके कोई आदमी नौकरी भी करने लग जाता है पर उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके भाई का क्या हित है, उसका क्या हित है। हम ऐसे भी, हमारे साथी भी हैं, उनका भाइयों से झगड़ा चल रहा है। तो एक बार मैंने कहा भाई जब तू भाई से समझौता नहीं कर सकता तो तू किससे करेगा? ये मीडिएशन बना रही है सरकार, ये बिना किसी झगड़े के मीडिएट कर लो जी, मीडिएट करके आपस में समझौता करके फैसला कर लो। तू अपने रियल भाई से समझौता नहीं कर रहा है। तो जो हमारे जो लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा झगड़ा भी अपने लोगों से ही है। इसलिए ये मानसिक प्रवृत्ति जो है इसको भी हमें छोड़ना होगा।
क्योंकि जब तक हम सामाजिक दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 4 बच्चों को गंवाया जिसकी वजह से ये अधिकार आपको मिले। नहीं तो जिस हाल में आप कर रहे हो, इस रोड पे भी कोई घूमने नहीं देता आपको। अगर वो पुराना संविधान होता तो आप ये मान के चलिए आप रोड के बाहर भी नहीं घूमते। जहाँ हम गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए ये जो मानसिकता है हमारे लोगों की कि मैं बहुत प्रोटेक्टेड हूँ, आज हम 4-5 केस ऐसे भी कर रहे हैं जिस पे किसी के मकान में वैसे ही कब्जा कर लिया। आदमी ने 60, 70, 80 लाख रुपया लगा के मकान बनाया और किसी ने कब्जा कर लिया। अब वो जो है खाली नहीं कर रहा है। तो ये जो पूरी परिस्थिति है वो कोई दूर नहीं है। आप केवल प्रॉपर्टी कमा के बहुत बड़े बड़े मकान बना लेंगे, लेकिन उन मकानों में कोई और ही रहेगा अगर संगठित नहीं होंगे। तो सामाजिक संगठन बहुत बड़ी चीज़ है जिससे आपको अधिकार मिल सकते हैं। इसलिए वाम से मूल निवासी संघ, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, इन सबको संगठित करना चाहिए और इनको खड़ा करो ताकि आपके अधिकार सुरक्षित हों। अगर पॉलिटिकल पावर आएगी तो हम पूरा स्ट्रक्चर बदल देंगे। जैसे बीजेपी ने इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण लागू किया, हम उसको ऐसा सिस्टम बना देंगे कि वो देखते रहेंगे। क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन की कमी नहीं है, उनको कुछ हमारे लोगों को भी एडजस्ट करके उनको भूल भुलैया में रख के तब वो ये सब काम कर रहे हैं। हमारा एक एमपी था, जब ये ईडब्ल्यूएस का अमेंडमेंट होने वाला था तो मैं 8 बार उसके पास गया और मैंने समझाया कि सर मंडल कमीशन ने 9 जजों की बेंच थी, 8 जजों ने ये कहा है कि केवल इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, तो आप इशू को उठाओ। उसने 8वीं बार जब मैं गया तो मुझे कहा यार डॉक्टर साहब बात तो आपकी सही है, मैं बात तो समझ गया आपकी, पर अगर मैंने बोला तो 2 महीने बाद चुनाव है, मेरे को टिकट नहीं मिलेगी, मैं तो बाहर हो जाऊंगा। वो नहीं बोला, फिर भी उसको टिकट नहीं मिली, तब भी तो वो बाहर हो गया। अगर वो बोलता तो हम कम से कम ये कहते उसने ये इशू उठाया, इस वजह से उसको टिकट नहीं मिली। वो IAS अफसर था, बहुत समझदार था, वाइस चांसलर रहा था, मतलब ऐसा आदमी था, कोई ऐसा नहीं था कि जिसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी आदमी केवल अपने लालच में काम करने लगता है तो वो समाज की जो भूमिका है उस पर खरा नहीं उतर सकता। ये जो सारी परिस्थिति जो हम पैदा कर रहे हैं, आज हमारा संविधान कहता है कि आपस में हमारा भाईचारा होना चाहिए। एक तो मैंने उपजाति वाला सिस्टम बता दिया। दूसरा, जो भी उनका कार्यक्रम है, जैसे उनकी गाय है, गाय को माता कर रहे, उनकी अपनी माता वृद्धाश्रम में पड़ी है। जो गाय का पूरा आंदोलन चला रहे, उनकी अपनी माता कहीं वृद्धाश्रम में सो रही है और गाय उनकी माता है। पशु जो है वो उनकी माता हो गया और जो एक्चुअल माता है वो बेचारी कहीं आश्रम में सो रही है। और ऐसे आजकल प्रोग्राम भी आते हैं, ऐसे हमें केसेस भी हमने देखे। मैं एक चैम्बर को यूज करता, हालांकि वो इसके ऊपर फिट नहीं बैठता है। उदाहरण, एक चैम्बर को हम यूज करते थे, किसी का चैम्बर हमने ले रखा था, तो वो लेडी अपने घर में रही, काफ़ी बीमार थी, कई साल तक हमने वो चैम्बर भी रखा। तो उसका जो भांजा था जो लुक आफ्टर करता था, उसका बच्चा भी मर गया था, उसका हस्बैंड भी मर गया था। तो जिस दिन वो उसको जमा करके आया उसमें वृद्ध आश्रम में, वो उसी दिन रात में मर गई बेचारी। मतलब उसके बच्चे तो थे नहीं, मकान था उसका, सारी चीज़ें थी, बट वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे या जो भी कारण होगा। तो जो इनके माँ बाप वृद्ध आश्रम में पड़े हैं, मतलब हमारे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी मानसिकता के हैं जो माँ बाप का उतना इज्जत नहीं करते जितना वो डिज़र्व करते हैं। तो मैं कोई उनको अप्रूव नहीं करता, लेकिन उनके ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं और उनको अडॉप्ट करके हमारे लोगों की मानसिकता ऐसी बन रही है। तो हमारा संविधान कहता है हमने फ्रेटर्निटी डेवलप करनी है। फ्रेटर्निटी का मतलब हमारा भाईचारा होना चाहिए आपस में, और वो सारे प्रोग्राम हिंदू मुसलमान के लगाते हैं। मतलब उनका प्रोग्राम केवल डिविजिव है, जो संविधान की मूल भावना के टोटली खिलाफ है। अगर संविधान की मूल भावना के खिलाफ अगर काम कर रहे हैं तो आपको संविधान की मूल भावना को समाज में एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा यत्न करना पड़ेगा, और वो कोई असंभव काम नहीं है, क्योंकि संविधान के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे जो पूर्वज थे और जो उनके पूर्वज थे उनकी सहमति से बनाए गए हैं। ये संविधान ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने अकेले बना दिया।
बाबा साहब ने जो उनके जो भी आदमी थे उनसे कंसल्ट करके उनके भी विचार उसमें रखे गए हैं, हमारे भी जो हित को रक्षा करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स उसमें रखे गए हैं। तो ये जो सारी व्यवस्था है, इस सारी व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें हमारे अपने आम आदमी को एजुकेट करना पड़ेगा। जब वो आम आदमी समझ जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनको ये लगता है ये भगवान ही चला रहा है, कोई कहता है ये उंगली पे चल रही है पृथ्वी जो है, कोई कुछ कह रहा है, अनाप शनाप, मतलब उन्होंने इतनी गलत देवता बना रखे हैं और जिसकी मतलब हमें चर्चा करना चाहते हैं लेकिन उसकी हम चर्चा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वो चर्चा करते हैं तो वो थोड़ा हमें भी ठीक नहीं लगेगा। ये जो सारी व्यवस्था है, लेकिन जो अगर वो शेड्यूल कास्ट के खिलाफ भगवान काम कर रहा है तो शेड्यूल कास्ट ही उसको मान रहे हैं, अगर कोई औरत के खिलाफ काम कर रहा है भगवान तो औरत ही मान रही है उसको। भाई उसका जो लिटरेचर है उसको पढ़ो, लिटरेचर हमने तो बनाया नहीं, लिटरेचर तो उनके आदमी ने बनाया है। जो लिटरेचर उन्होंने बनाया उसको पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो वो क्या कहना चाहते हैं। उनको ये नहीं पता था कि बाबा साहब हो जाएंगे और इनको पढ़ने का अधिकार मिल जाएगा और ये पढ़ जाएंगे, इनको कुछ समझ में आएगा। तो ये तो अचानक हो गया कि भाई बाबा साहब विदेश से पढ़ के आ गए और ऐसे सर्कमस्टांस डेवलप हो गए, विदेश के जो प्रोफेसर थे उन्होंने रिकमेंड किया, जिसकी वजह से वो संविधान सभा में मतलब उनको लेना पड़ा और संविधान सभा में उनको कोई उनकी मर्जी से नहीं लिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन नाम की संस्था चलाते थे, जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो केवल शेड्यूल कास्ट की नहीं थी। उस जमाने में कोई शेड्यूल कास्ट भी नहीं होता था, वो SC ST OBC की मिली जुली संस्था थी। शेड्यूल कास्ट तो संविधान के बाद आए ना, लेकिन वो संस्था उनकी संविधान से पहले थी, जो उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से चलाई। वो जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी, उस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने पूरे देश में आंदोलन किया, लेकिन कांग्रेस ने महाराष्ट्र से बाबा साहब आते थे तो महाराष्ट्र में षड्यंत्र करके उनको हरा दिया। आज भी जो हमारे मेन लीडर हैं उनको जीतना बहुत मुश्किल है। अगर कोई जीतेगा तो आम आदमी जीतेगा, क्योंकि मेन लीडर वो केवल वोटों से जीतने वाला मसला नहीं है, उनके बहुत सारे फार्मूले हैं, उससे भी वो हमें हराते हैं। क्योंकि ये जो बाबा साहब को जब हरा दिया तो बंगाल में मंडल साहब थे, मंडल साहब ने, वो मंडल साहब उनके अध्यक्ष, जैसे हमारे ये भाटी साहब यहाँ अध्यक्ष हैं, तो उनके अध्यक्ष थे बंगाल में मंडल साहब। मंडल साहब ने बुलाया कि आप डॉक्टर अंबेडकर आप इधर आ जाइए, हम आपको यहाँ से चुन के भेजेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं मंडल नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर आप आओ, हम वी विल ट्राई। तो उन्होंने जो मुस्लिम लीग थी, वैसे उनके पास 6, जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है ऐसे चुनाव होना था, 6 सदस्य थे उनके पास, 6 सदस्य थे, उनको चुना जाना संभव था, लेकिन उन 6 में से भी किसी को खरीद लेते। इसलिए उन्होंने मुस्लिम लीग से भी अलायंस किया कि भाई ऐसे ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को चुन के भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुस्लिम लीग भी एग्री हो गई। वो जो मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने भी कहा कि नहीं यहाँ से हम चुन के भेजेंगे, तब वो वहाँ से चुन के आ गए। फिर जो अलग अलग देश हो गए, तब उस एरिया को उन्होंने पाकिस्तान में दे दिया, जबकि 85% वहाँ पॉपुलेशन जो है, जो हिंदू कहते हैं उनकी थी, और तकरीबन 79% पॉपुलेशन नमो शूद्राय एक कम्युनिटी होती है, जैसे यहाँ चमार होता है ऐसे वहाँ नमो शूद्राय बोलते हैं। वो जो है बहुत ज़्यादा सोशली कमिटेड लोग हैं, तो वो नमो शूद्राय के ही जो मंडल साहब थे, तो उन्होंने उससे अलायंस करके तब वहाँ से चुन के भेजा। लेकिन जब स्प्लिट हुआ तो मंडल साहब पाकिस्तान चले गए, बाद में फिर वो इधर आए, तो उनका बहुत ही जो जीवन है बहुत ख़राब रहा, जबकि उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया। आज जो हमें अधिकार मिले, मैं ऐसा समझता हूँ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से ज़्यादा मंडल का इसमें योगदान है। वो क्यों है? क्योंकि अगर वो चुन के नहीं भेजते तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या हो जाते? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र हो जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमेटी, सबसे बड़ा पोस्ट वही थी।
तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र जो है वो अधिकारों को इधर उधर नहीं कर सकता था। वो अधिकारों को इधर उधर इसलिए कर पाए क्योंकि वो संविधान सभा ने उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। तो इसलिए जो पूरी व्यवस्था है, उस पूरी व्यवस्था को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में अपनी बनी हुई संस्था, अपनी बनाई हुई संस्था के द्वारा ही भेजे गए। और वहाँ भेजने के बाद फिर उन्होंने उस एरिया को पाकिस्तान में दे दिया ताकि इसकी मेंबरशिप ख़त्म हो। तो बाद में फिर उनको बॉम्बे से चुन के लाया गया। वो तो एक अलग पहलू है, उसमें गांधी का रोल दे दो, किसी का रोल दे दो, बट लेकिन जो उन्होंने अपना लेवल फिक्स किया वो उधर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चुनाव जीत के उन्होंने लेवल फिक्स किया। उसके बाद वाली स्थिति तो सब चलती रहती है। इसलिए मुझे लगता है मैंने बहुत लंबा आपका समय लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने आपका समय व्यर्थ में नहीं गंवाया होगा। और ये जो पूरी व्यवस्था है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर कोई भी आदमी, मैं भी गलत करता हूँ तो मुझे भी एक बार की माफ़ी नहीं होनी चाहिए। जो भी आदमी काम करेगा वो पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा काम करेगा। अगर वो रास्ते से भटकेगा तो बाहर कोई भी आदमी है, किसी लेवल का है। इसलिए इस संगठन को आपने खड़ा करना है और इस संगठन को प्रभावी रूप से सक्सेस करवाना है। और ये भी आपने ध्यान रखना है कि संगठन के ऊपर चेक रखना, जितना उसके ऑफिस बीरर्स हैं उससे ज़्यादा आपका काम है। क्योंकि ये नहीं कि ये बड़ी पोस्ट वाला है तो उसकी चमचागिरी आप करने लग जाओगे, तब वो बड़ी पोस्ट वाला अपने हिसाब से करेगा। क्योंकि जो बीएसपी में वो चमचागिरी के ऊपर काशीराम जी ने किताब लिखी, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा चमचा पैदा किए। जो चमचागिरी के खिलाफ जिन्होंने आंदोलन किया उन्होंने सबसे ज़्यादा चमचा पैदा किए और कोई प्रिंसिपल उसमें फॉलो नहीं किया। क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल के द्वारा अगर हम राइज करके एक लेवल पे पहुंचेंगे तो वो परमानेंट हमारी चीज़ होगी। और ऐसे अलाइंस कर लिया किसी से, एक्स से वाई से, वो ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारा हर आदमी जो है वो एक हमारा जर्नल है और वो जर्नल जो है उसकी ड्यूटी है कि वो हमेशा सजग रहे और जो भी समाज में हो रहा है उसके लिए वो पूरा काम करे और उसको कंट्रोल करने का भी काम करे। किसी को भी ऐसी कोई अहमियत भी नहीं है। और हम लोग चाहे राष्ट्रीय लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे हम लोएस्ट लेवल पे तहसील गांव में काम कर रहे हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है। आप कभी भी किसी से कोई वार्तालाप कर सकते हैं अगर कोई इशू है। लेकिन इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि भाई खाम खाई आप फ़ोन करने लग जाओ, तो फिर वो भी संभव नहीं होगा। लेकिन अगर रीज़नेबल कोई बात है तो आप कोई भी आदमी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ हमारे में अंतर नहीं है। अगर कोई इशू है तो आप बात कर सकते हैं। मैं इसी के साथ मुझे लगता है एक चीज़ कह के इस बात को ख़त्म करता हूँ कि जो यूपी का केस था, यूपी के केस में फर्स्ट पेज में उन लोगों ने हमें नहीं आने दिया, लेकिन बाद में इंजीनियर्स ने हम लोगों को एंगेज किया। तो एक सुरेश चंद्र गौतम नाम का केस था। हमारा केस तो डिफरेंट था, बट जो 3, 4, 5 केस इकट्ठे हो जाते तो पहला नाम सुरेश चंद्र गौतम था उसमें। उस केस में मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखा था कि जो ये नागराज का जजमेंट है, ये नागराज का जजमेंट गलत है। तो उस केस के जजमेंट में पैरा नंबर 2 में दीपक मिश्रा बाद में चीफ जस्टिस बना, तब वो जज था, उसने रिकॉर्ड किया कि डॉक्टर चौहान ने कहा है कि ये नागराज का जजमेंट गलत है क्योंकि ये इंदिरा साहनी जो मंडल का जजमेंट है और एक आर.के. सब्रवाल जजमेंट है, इन दोनों का जो मैंडेट है उसको वायलेट करता है। अब खुशी की बात है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है। ये 2015 में हमने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि जो मैंने आर्ग्यू किया था वो सही था। जबकि उसमें एक तो हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, अब डायरेक्ट वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे। और एक सलमान खुर्शीद थे, उनसे उन्होंने पूछा दीपक मिश्रा ने, तो उन्होंने कहा भाई हम डॉक्टर चौहान से एग्री नहीं करते हैं। तो अल्टीमेटली जो प्रिंसिपल अगर आप मेहनत करके करेंगे तो 2, 4, 5 साल लगेंगे, कुछ न कुछ चेंज आएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात मैं ये देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन प्रमोशन या रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी चल रहा है उसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई सोशल कमिटमेंट का, सोशल सिस्टम में डेवलप करने का उस तरह का काम नहीं हो रहा है। इसलिए हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, दूसरे साथी हैं, उनको आपस में ऑर्गेनाइज करना चाहिए।
जब तक हम उसको ऑर्गेनाइज करके नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें रिजर्वेशन ऐसे देने वाले नहीं हैं। जब तक हम संगठित होकर उसके लिए काम नहीं करेंगे तब तक हमें वो मिलने वाली नहीं है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आपका आभारी हूँ बिजनौर के साथियों का कि आप लोगों ने मुझे इधर बुलाया और इसमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं लास्ट में भी ये कहूँगा कि यहाँ पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करना है। जब तक आप एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं दे पाएंगे तो केवल सामाजिक आंदोलन जो कर रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पॉलिटिकल विंग को काम करना चाहिए और उसको बहुत बड़े पैमाने पे आपको स्थापित करना है ताकि हमें रिजल्ट मिले। हर जगह से हमारी इतनी मेजॉरिटी, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारा हर आदमी इतना दुखी है, तो उससे हम तभी कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है जब हम उसके लिए काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय श्री राम। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।